1948 से लेकर अब तक इजरायली दहशतगर्द ने लगभग 1,50,000 के करीब फ़लस्तीनियों के लहू को बहाया है, जिसमें 35,000 के करीब बच्चे हैं। उनकी जान ले ली गई, उनके लहू को अपने रॉकेट के ज़रिए, अपनी एयर स्ट्राइक के ज़रिए, उनके लहू को पानी की तरह सड़कों पर बहा दिया गया। फ़लस्तीन में इस वक़्त पानी कम है, लेकिन लहू बहुत ज़्यादा है। प्रधानमंत्री का बयान और भारत सरकार के बयान में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। प्रधानमंत्री के बयान को कभी भारत सरकार का बयान नहीं माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री के बयान को भारत सरकार के बयान माना जाता, तो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल अकाउंट से जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो जन्मदिन की बधाई तक दी जाती है, क्या वो भारत सरकार की मानी जाए? तो प्रधानमंत्री का वो निजी बयान था, वो हमला हुआ था, उन्होंने उसकी निंदा की थी। बाकी भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ में है और उसका हिस्सा भारत सरकार को जो चलाने वाले हैं, वो देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसी से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी, उनकी सरकार भी, हमारे मुल्क की सरकार फ़लस्तीन के साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी और खड़ी रही है। भारत सरकार ने फ़लस्तीन का समर्थन कर दिया है जो मज़लूम था। और अगर ये अभी भी कोई लोग इज़राइली आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर इज़राइली आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जो मज़लूम है वो मुसलमान है। जो सड़कों पर पानी से भी ज़्यादा लहू बहाया जा रहा है वो मुसलमानों का है। आप देखेंगे फ़लस्तीन में, गाज़ा में कि पानी बंद कर दिया गया है, गैस बंद कर दिया गया है, पावर कट कर दिया गया है और वहाँ पर पानी भले ही ख़त्म कर दिया गया हो, पानी भले ही जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया हो, लेकिन पानी से ज़्यादा वहाँ पर लहू देखने को मिल रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच पिछले 7 दिनों से युद्ध जारी है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पत्रकार जाकिर अली त्यागी। तो आइए उनसे समझते हैं पूरा मामला क्या है पूरा। जाकिर भाई, क्या है ये फिलिस्तीन और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है? क्या है इसका कारण? कारण यही है कि एक मज़लूम अपनी ज़मीन माँग रहा है, एक हकदार अपना हक माँग रहा है, जिसका उस ज़मीन पर हक भी है और वो हक उसे मिलना चाहिए। वो इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि 1948 से लेकर अब तक इजरायली दहशतगर्द ने लगभग 1,50,000 के करीब फ़लस्तीनियों के लहू को बहाया है, जिसमें 35,000 के करीब बच्चे हैं। उनकी जान ले ली गई, उनके लहू को अपने रॉकेट के ज़रिए, अपनी एयर स्ट्राइक के ज़रिए, उनके लहू को पानी की तरह सड़कों पर बहा दिया गया। फ़लस्तीन में इस वक़्त पानी कम है, लेकिन लहू बहुत ज़्यादा है। तो उसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आप सभी ने देखा होगा कि इज़राइल ने गाज़ा पट्टी का पानी रोक दिया है, फ्यूल रोक दिया है, जो भी ज़रूरत के सामान थे वो सभी रोक दिए हैं, इंटरनेट रोक दिया है। यहाँ तक कि वहाँ पर जो डॉक्टर्स, जो नर्स वहाँ से लाशों को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह ले जाने का काम कर रहे थे, जो नर्स की टीम ज़मींदोज़ बिल्डिंगों के नीचे से मलबे के नीचे से लाशों को निकालकर, घायलों को निकालकर अस्पताल तक ले जाने का काम कर रहे थे, उन पर भी इज़राइल ने हमला कर दिया। उनको भी मार दिया गया। अच्छा जाकिर भाई, एक बात बताइए, आपने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीनियों का पानी रोक दिया, बिजली रोक दी, राशन रोक दिया। जब भारत में बैठे एक पत्रकार को ये सब दिख रहा है तो क्या पूरी दुनिया को नहीं दिख रहा होगा, उनके राष्ट्राध्यक्ष को नहीं दिख रहा होगा? मैं नहीं मानता कि ये सिर्फ़ मुझे ही दिख रहा है, क्योंकि फ़लस्तीन में जो हुआ है वो हर उस आदमी ने देखा है जिसकी आँखें नहीं हैं। फ़लस्तीन में जो हुआ है हर उस आदमी ने देखा है, हर उस आदमी ने वहाँ की चीखों को सुना है जो कानों से बह रहा है। फ़लस्तीन की कहानी को अगर कोई बयाँ करना चाहे, तो वो व्यक्ति भी बयाँ कर सकता है, जिसका ज़बान नहीं है यानी कि वो गूँगा है। यानी फ़लस्तीन की चीखों को बहरा भी सुन सकता है, फ़लस्तीन के लहू को, फ़लस्तीन के दर्द को, फ़लस्तीन की तकलीफ़ों को अंधा भी देख सकता है
और फ़लस्तीन के दुःख, दर्द, तकलीफ़ों को, वहाँ की ज़रूरतों को एक बहरा, एक गूँगा व्यक्ति भी बयाँ कर सकता है। जब बहरा, अंधा, गूंगा ये सब चीज़ देख सकता है, समझ सकता है, तो क्या 57 मुस्लिम मुल्क हैं और 198 पूरी दुनिया के मुल्क हैं, वो नहीं देख रहे होंगे? क्या उनके किसी राष्ट्र अध्यक्ष को जाके समझौता नहीं करना चाहिए, बीच बचाव नहीं करना चाहिए? सब बस बयानबाजी कर रहे हैं, कोई मतलब इसमें बीच बचाव करने नहीं जा रहा है। नहीं, बीच बचाव करने की तो बात है ही नहीं, इसमें सीज़फायर जैसी करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हमारे भारत सरकार ने, हमारे मुल्क की सरकार ने फ़लस्तीन की आज़ादी की माँग की है। भारत ने फ़लस्तीन से इज़राइली कब्ज़े को हटाने की माँग की है। हमारा मुल्क बोल रहा है, भारत सरकार बोली है। भारत सरकार ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि फ़लस्तीन हमारी नीति का अभिन्न अंग है, तो फ़लस्तीन के साथ में हमारे देश की सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री तो इजराइल के साथ हैं। वो प्रधानमंत्री का निजी बयान है। प्रधानमंत्री भारत सरकार नहीं होती है। प्रधानमंत्री का निजी बयान है। अगर ये प्रधानमंत्री का निजी बयान नहीं है, आप इस चीज़ को समझिएगा कि प्रधानमंत्री का बयान और भारत सरकार के बयान में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्रधानमंत्री के बयान को कभी भारत सरकार का बयान नहीं माना जाता है। अगर प्रधानमंत्री के बयान को भारत सरकार के बयान माना जाता, तो प्रधानमंत्री के ऑफिशियल अकाउंट से जो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जो जन्मदिन की बधाई तक दी जाती है, क्या वो भारत सरकार की मानी जाए? तो प्रधानमंत्री का वो निजी बयान था, वो हमला हुआ था, उन्होंने उसकी निंदा की थी। बाकी भारत सरकार फ़लस्तीन के साथ में है और उसका हिस्सा भारत सरकार को जो चलाने वाले हैं, वो देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो इसी से देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी भी, उनकी सरकार भी, हमारे मुल्क की सरकार फ़लस्तीन के साथ में खड़ी है और खड़ी रहेगी और खड़ी रही है शुरू से ही। इस युद्ध को लेकर पूरी दुनिया दो धड़ों में बढ़ चुकी है। कुछ इसको आज़ादी की लड़ाई बता रहे हैं, तो कुछ इसको आतंकवादी हमला बता रहे हैं। आपको क्या लगता है? ये आज़ादी की लड़ाई की अभी शुरुआत नहीं हुई है। 1948 से ही फ़लस्तीनी इज़रायली दहशतगर्द का सामना करता रहा है। उनके बम गोले बारूद का सामना करता रहा है। उनके ज़ुल्म-ओ-सितम का, उनके तशद्दुद का शिकार होता रहा है और वो उसी वक़्त से अपनी आज़ादी की माँग करते रहे हैं। और वहाँ के लोगों को लगा, या वहाँ के नेताओं को लगा, तो उन्होंने हमास की शुरुआत की। 1988 में हमास की नींव रखी गई। नींव रखने वाले शेख यासीन थे, जिनका 2004 में इज़राइली आर्मी ने हत्या कर दी। जिसके बाद हमास इज़राइल के प्रति खुल के मैदान में आया और इज़राइल से उसने लड़ना शुरू किया। और अभी भी देखा जाए तो 2008 से 2022 तक 5590 के करीब फ़लस्तीनी नागरिकों को, वो नागरिक जो अपनी ज़मीन की माँग कर रहे हैं, और उनमें कुछ वो भी नागरिक थे कि जो किसी भी तरह की माँग नहीं कर रहे थे, बस अपना जीवन यापन कर रहे थे। उन 5590 नागरिकों को 2008 से लेकर अब तक इज़राइली दहशतगर्द ने मार दिया, जिसमें 565 के करीब बच्चे थे, जिसमें 400 के करीब औरतें थीं, जिसमें 250 के करीब फ़लस्तीनी आर्मी के जवान थे, वहाँ की सेना के जवान थे, उनको मार दिया। 7,50,000 के करीब फ़लस्तीनियों को उन्हीं की ज़मीन से बेदखल कर दिया। फ़लस्तीन की 72% ज़मीन पर इज़राइल ने कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करना, यानी कि जो वहाँ पर रह रहा था उसको बेदखल करके और वहाँ पर जो है खुद दाखिल हो जाना। इस तरीके से फ़लस्तीन के साथ में इज़राइल द्वारा किया गया है और होता रहा है और अभी भी हो रहा है। पहले से दुनिया ने इग्नोर किया होगा, लेकिन जो इन 7 दिनों में जो चल रहा है, उसे दुनिया इग्नोर नहीं कर सकती है। फ़लस्तीन में अब तक 1600 के करीब नागरिक मारे जा चुके हैं, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। इज़राइल में क्या हुआ है, वो भी पूरी दुनिया ने देखा है, और फ़लस्तीन में क्या चल रहा है, वो पूरी दुनिया 1948 से लेकर अब तक देखती रही है। और ये कोई नई बात नहीं है जो फ़लस्तीनियों के साथ में होता रहा है। शुरू से ही उनके साथ में यही हुआ है कि वो अपने बिल्डिंग में, अपनी इमारत में, अपने घर में वो इस उम्मीद में सोए थे कि हम सुबह सोकर उठेंगे तो हम स्कूल जाएँगे, हम अपने ऑफ़िस जाएँगे, हम अपने रोज़गार पर जाएँगे, हम अपनी मज़दूरी पर जाएँगे।
मालूम चलता है कि वहाँ पर कोई इज़राइली मिसाइल आकर गिरती है और वो बिल्डिंग में उनकी लाशें वहाँ से निकाली जाती है। पूरे गाज़ा पट्टी को तबाह करके रख दिया गया है। कौन देख है आपकी नज़रों में दहशतगर्द? दहशतगर्द वही है जो 1948 से लेकर अब तक उनके साथ में तशद्दुद करता रहा है। अपने तशद्दुद का शिकार फ़लस्तीनियों को करता रहा है। यानी ये तो वही बात हो गई है कि एक पीड़ित इंसाफ की भी माँग ना करे, एक मज़लूम इंसाफ की भी माँग ना करे। दुनिया के कुछ लोग तो हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं, जबकि हमास तो एक पॉलिटिकल विंग है जो वहाँ पे चुनाव भी लड़ती है, 2006 में चुनाव भी जीता है, वो सरकार चलाते हैं, तो आतंकवादी संगठन कैसे हुए? वो सरकार तो नहीं चलाते, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि 2006 का चुनाव। फ़लस्तीन में 132 के करीब सीट्स हैं और 132 में से 72 के करीब जो सीट्स हैं, वो हमास के पास है। यानी हमास वहाँ पर पूर्ण बहुमत से अपनी सीटें लाया है और वहाँ की जनता को लगता है कि वो हमें रिप्रेज़ेंट करता है, फिर वो हमारा आतंकवादी संगठन रिप्रेजेंटेटिव है। कैसे हुआ वो? वहाँ की जो मज़लूम जनता है, वो तो नहीं एक्सेप्ट करती ना इस चीज़ को। अमेरिका कहता है, इज़राइल कहता है। तो कहे जाए, तो कहे जाए ना, लेकिन आपको देखना ये होगा, अगर आपको हमास आतंकवादी संगठन लगता है, ये भी वजह तलाश करनी होगी कि इस संगठन को पैदा करने वाला कौन था? क्या वजह थी जिसकी वजह से वो संगठन पैदा हुआ? क्या वजह थी जिसकी वजह से आज वो आपके देश के अंदर घुसकर और वहाँ पर हमला करके चले गए? क्या वजह थी? ये वजह तलाश करनी होंगी ना। वजह सभी को मालूम है कि क्या वजह थी। क्या वजह है? वजह यही है कि उनकी 72% ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया। कोई आपकी 1 इंच ज़मीन को दबा ले, तो आप दुनिया भर के अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगाएँगे। आप मिट्टी का तेल लेकर जब आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो आप सीएम आवास तक पहुँचेंगे। आप हाई कोर्ट तक जाएँगे, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाएँगे। मुझे याद आता है कि आप गूगल कीजिएगा कि दुनिया का सबसे लंबा धरना कौन-सा है? तो उसमें विकिपीडिया अकाउंट खुल के आता है जिस पर लिखा होता है कि दुनिया का सबसे लंबा धरना उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फरनगर जिले में चल रहा है, जिसको मास्टर विजय चलाते हैं और वो 28 साल से धरने पर बैठे हुए हैं। उनके धरने पर बैठने का कारण ये है कि उनके गाँव में उनकी ज़मीन को कुछ दबंगों ने कब्ज़ा लिया और वो जवानी में ही मुज़फ्फरनगर की कचहरी में उस ज़मीन को कब्ज़ा मुक्त कराने के लिए भूख हड़ताल पर बैठ रहे। वो धरने पर बैठे हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा देश सुन सकता है। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आप गूगल कर लीजिएगा कि विश्व का सबसे लंबा धरना कौन-सा है, वो मास्टर विजय का नाम आता है और मास्टर विजय उनकी ज़मीन को कुछ दबंगों ने कब्ज़ाया था और उस ज़मीन को कब्ज़ा मुक्त कराने के लिए वो 28 साल से मुज़फ्फरनगर की कचहरी में धरने पर बैठे हुए थे। उनको प्रशासन ने कचहरी से निकाल दिया, तो वो मुज़फ्फरनगर के शिव चौक पर धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने अपनी जवानी खत्म कर दी, अपना बुढ़ापा तक खत्म कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई अपनी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा नहीं होने देगा। कोई नहीं चाहता है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में क्या हुआ था? उत्तर प्रदेश के देवरिया में ये हुआ था कि वहाँ पर ज़मीन को लेकर एक जिला पंचायत के पूर्व सदस्य की मौत हो गई, जिसके बदले में वहाँ अगले घर जाकर जिन पर आरोप था, जिला पंचायत के पूर्व सदस्य की हत्या करने का आरोप था, उनके घर पर जाकर 6 लोगों को मार दिया। यानी 6-7 लोगों को मर्डर हो गया और हमने देखा कि परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं ज़मीन के मामले में। अच्छा, ये बताइए, जो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो विवाद है, उसकी समस्या का समाधान क्या है? उसकी समस्या का समाधान यही है कि मज़लूम को इंसाफ मिलना चाहिए और ज़ालिम को सज़ा देनी चाहिए। ज़ालिम के ज़ुल्म पर चुप्पी साधने वाला सबसे बड़ा ज़ालिम होता है। इंसाफ कौन देगा? किससे उम्मीद है आपको? इंसाफ अल्लाह देगा। मज़लूम के साथ कौन होता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन तो कई बार कह चुका है, लेकिन इज़राइल नहीं यूनाइटेड सुनता है। मैं यूनाइटेड नेशन को इतना देख रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन खुद उसके ज़ुल्म का शिकार बन चुका है। इज़राइली दहशतगर्द का शिकार बन चुका है। और उसकी वजह ये है कि यूनाइटेड नेशन के मुताबिक इस कॉन्फ्लिक्ट में 12 के करीब यूएन के जो गाज़ा में जो कर्मचारी थे, 12 के करीब लोगों को इज़राइली एयर स्ट्राइक ने मार दिया है। रॉयटर्स के जर्नलिस्ट मार दिए हैं। अल जज़ीरा के जर्नलिस्ट मार दिए हैं। अल जज़ीरा पर बैन लगाने के लिए वहाँ पर कानून लाने की तैयारी चल रही है इज़राइल में। यानी जो मीडिया कर्मी वहाँ के जो मज़लूम हैं, उनके दर्द को, उनकी चीखों को, उनकी तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को, उनकी ज़मींदोज़ होती बिल्डिंगों की ईंटों को दिखाने का काम कर रहे थे, इज़राइली एयर स्ट्राइक ने उनको भी मार दिया। जो यूएन के कर्मचारी वहाँ पर ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे थे, उनमें से 12 लोगों को मार दिया। खुद यूएन का बयान है। अच्छा, एक बात बताइए, भारत से भी कुछ पत्रकार इस विवाद को कवर करने गए हैं, लेकिन हमने देखा उनमें से ज़्यादातर जो हैं वो इज़राइल की जो वो है, इज़राइल की ज़मीन है, वहाँ से कवर कर रहे हैं। मतलब जो फ़िलिस्तीन हमला करता है,
उनको वही दिखता है, जो इज़राइल हमला कर रहा है वो नहीं दिखता। वो असल में उनको मालूम है कि जनता क्या देखना चाहती है। वो गलतफ़हमी का शिकार थे, उनको लगता था कि हमारी सरकार इज़राइल का साथ देगी। लेकिन यहाँ पर हम सरकार का शुक्रिया अदा करेंगे कि वो अपनी पिछली नीतियों को बरकरार रखते हुए पीड़ित, मज़लूम और ज़रूरतमंद फ़लस्तीन के ही साथ गए। और इससे देश के हर एक नागरिक का सीना चौड़ा होता है कि भारत की सरकार एक ऐसे मुल्क के साथ में खड़ी हुई है, जो ज़रूरतमंद है, जो पीड़ित है, जिसको इस वक़्त बहुत ज़रूरत है। उसको दुआओं की ज़रूरत है, उसको दवाओं की ज़रूरत है, उसको खाने की ज़रूरत है, उसको पानी की ज़रूरत है। भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है कि वो फ़िलिस्तीन के साथ है, लेकिन जो भारत के जो राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्री हैं, वो तो अगर फ़िलिस्तीन के समर्थन में कोई प्रोटेस्ट करता है, तो उस पर एफआईआर दर्ज कर देते हैं। यूपी में हुआ, एएमयू के छात्रों पर एफआईआर दर्ज है। देखिए, क्या मुख्यमंत्री भारत का जो स्टैंड है, उसके खिलाफ जा रहे हैं? वो मैं एक चीज़ कहूँगा कि प्रदर्शन कहीं भी हुआ हो, किसी भी मुद्दे पर हुआ हो, वहाँ के लोकल नेताओं के ज़रिए, प्रशासन के ज़रिए या स्टेट लेवल की पॉलिटिक्स के ज़रिए कुचलने की कोशिश की गई है। चाहे आप एनआरसी सीए के अगेंस्ट चल रहे प्रोटेस्ट को देखिए, चाहे आप नुपुर शर्मा के अगेंस्ट चल रही प्रोटेस्ट को देखिए, चाहे आप किसान आंदोलन को देखिए कि उन पर भी कितनी एफआईआर हुई थी। आप एनआरसी सीए के एक्टिविस्ट लोगों को देखिए कि वो अभी तक जेलों में पड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी बात है, क्योंकि एफआईआर तो उन लोगों लेकिन पर भी जहाँ हुई है। भारत का स्टैंड है, उसका समर्थन करने पर एफआईआर हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो है, मतलब क्या कहते हैं, राज्य सरकार और केंद्र सरकार में बन नहीं रही क्या आपस में? हो सकता है कि वो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो विदेश नीति को नहीं समझती है। कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला आया सामने। कर्नाटक में एक एफआईआर का मामला सामने आया था कि वहाँ पर किसी पर व्हाट्सएप स्टेटस स्टेटस लगाने की वजह से जो है एफआईआर की गई है। वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यूपी में कांग्रेस की बीजेपी की सरकार है, सरकार है। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ने तो खुद जो है फ़लस्तीन का समर्थन किया है फिर एफआईआर क्यों हो गई? और अपनी तरफ से बाकायदा एक पैराग्राफ में उन्होंने फ़लस्तीन का समर्थन किया है और माँग की थी कि उसकी भी आज़ादी होनी चाहिए। कांग्रेस ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उसने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया है। लेकिन जहाँ स्टेटों में उन्हीं की सरकार है, कांग्रेस की और बीजेपी की, वो एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। हाँ, ये ये तो जाहिल लोग हैं असल में कि उनको ज्ञान नहीं है कि विदेश नीति क्या होती है। उन्होंने सिर्फ़ इस आधार पर एफआईआर कर दी कि प्रदर्शन करने वाला मुसलमान था। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है, कह नहीं सकता हूँ इससे ज़्यादा। क्या इन सरकारों पर एफआईआर नहीं होगी जो भारत सरकार के स्टैंड के खिलाफ जा रही हैं? होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, फटकार लगनी चाहिए कि भारत सरकार जिसके साथ में है, असल में आपने देखा होगा कि जब तक भारत सरकार का बयान नहीं आया था, तो हर एक व्यक्ति आपको भी रोक कर या आपको भी किसी ने मैसेज करके पूछा होगा कि आपका स्टैंड जो है किसके साथ है, आप इज़राइल के साथ हैं या फ़लस्तीन के साथ हैं। और आपने अगर जो है फ़लस्तीन के समर्थन में लिख दिया होगा, तो आपके कमेंट में रिप्लाइज़ आए होंगे जिसमें कहा गया होगा कि आप गद्दार हैं, भारत सरकार इज़राइल के साथ है और आप गद्दार हैं। तो वो अब शर्म उनको आ गई है, आनी चाहिए कि भारत सरकार ने फ़लस्तीन का समर्थन कर दिया है जो मज़लूम था। और अगर ये अभी भी कोई लोग इज़राइली आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, तो वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर इज़राइली आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं क्योंकि जो मज़लूम है वो मुसलमान है। जो सड़कों पर पानी से भी ज़्यादा लहू बहाया जा रहा है वो मुसलमानों का है। आप देखेंगे फ़लस्तीन में, गाज़ा में कि पानी बंद कर दिया गया है, गैस बंद कर दिया गया है, पावर कट कर दिया गया है और वहाँ पर पानी भले ही ख़त्म कर दिया गया हो, पानी भले ही जो है वहाँ पर बंद कर दिया गया हो, लेकिन पानी से ज़्यादा वहाँ पर लहू देखने को मिल रहा है। 1600 के करीब लोग इस कॉन्फ्लिक्ट में मारे जा चुके हैं और उसमें मैंने देखा था कि बहुत से बच्चों को देखकर जहाँ आँखों से आँसू निकल जाते हैं, जिसकी वजह से आप खुद तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं कि एक बच्ची कह रही थी कि स्कूल के अंदर मैं स्कूल में पढ़ने जाती हूँ और जब उसकी बिल्डिंग पर एक बम आकर गिरा जिसकी वजह से उसका घर ध्वस्त हो गया, ज़मींदोज़ हो गया। तो वो बच्ची घर के बाहर खड़ी हुई थी और एक मीडिया कर्मी उसकी वीडियो बना रहा था और उससे पूछ रहा था कि बेटा कैसे खड़े हो? क्या कर रहे हो? तो वो बच्ची कह रही थी कि जिस स्कूल में मैं अपना बैग लेकर जाती हूँ वो बैग मेरा अंदर इसमें दब गया है मलबे में। मेरी किताबें दब गई हैं, मेरी डॉल दब गई है, मेरी गुड़िया दब गई है।
मेरी कॉपियाँ दब गई हैं, मेरी पेंसिल दब गई हैं, मेरे मेरे कुछ बर्तन दब गए हैं, जो बच्चे जो छोटे-छोटे बर्तनों से खेलते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा कि गोश्त की बोटियों की तरह वहाँ पर बच्चों की बॉडी को इकट्ठा किया जा रहा था, टुकड़ों में बँट गए थे। 550 के करीब बच्चे अब तक इसमें अपनी जान गँवा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। 250-300 के करीब औरतें इस कॉन्फ्लिक्ट में अपनी शहादत दे चुकी हैं। 1600 के करीब इज़राइली दहशतगर्द के ज़रिए गाज़ा के लोग मारे जा चुके हैं। बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और मुझे लगता है मैं सभी से यही अपील करना चाहूँगा कि मज़लूम कोई भी हो, उसका साथ देना चाहिए और ज़ालिम कोई भी हो, उसके खिलाफ़ रहना चाहिए। यदि आप ज़ालिम के खिलाफ़ नहीं रहते हैं, यदि आप अ, ज़ालिम से ज़ुल्म रोकने की माँग नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप ज़ालिम जो ज़ुल्म कर रहा है, उससे भी बड़े ज़ालिम होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज़ाकिर अली त्यागी, जिन्होंने बेबाकी के साथ हमारे तमाम सवालों का जवाब दिया।